नमस्कार बच्चों। आज आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के टॉपिक में दूरियां नापने की चिन्ह प्रपाटी। इससे पहले मैं आप बच्चों को एक बात को अवगत करा देना चाहता हूं कि पिछले वाले वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो उस वीडियो देखने के बाद में आप लोगों ने उसमें देखा होगा कि जो वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, चाहे अवतल दर्पण द्वारा वस्तु को बनाया जाए या उत्तल दर्पण द्वारा वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए जाए, तो उसमें हमने देखा होगा कि उसमें जो वस्तुएं थी, जैसे कि हमने अवतल दर्पण सामने वस्तु रखी तो उसमें हमें एक चीज मिलती थी कि सर कहीं इसके प्रतिबिंब आभासी बनते थे, कहीं वास्तविक बनते थे, कहीं आगे बनते थे, कहीं पीछे बनते थे। तो इस प्रकार के जब सवाल आते हैं, हमारे न्यूमेरिकल आते हैं, तो उनमें एक समस्या आती है कि सर समस्या ये आती है चिन्ह वाली समस्या उसमें आती है, वो आती है चिन्ह वाली कि जब हम चिन्ह में जो मान रखते हैं, कहीं कहीं यू का मान माइनस में तो समझ लेते हैं, वी का मान कभी कभी प्लस में लेना पड़ता है, कभी माइनस में लेना पड़ता है। ऐसे ही एफ का मान कहाँ प्लस में कहाँ माइनस में लिया जाता है, और रेखीय आवर्धन भी कहीं प्लस में कहीं माइनस में लेते हैं। तो इन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं दूरियां नापने की चिन्ह प्रपाटी। दूरियां नापने चिन्ह प्रपाटी को आइए समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए। आप लोगों ने 10th क्लास में तो आप पढ़ ही रहे हैं, 9th क्लास में आपने देखा होगा कि जो एक उसमें चैप्टर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट का, ज्यामिति वाले चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारा होता है एक्स अक्ष, इधर बोलते हैं एक्स डैश, इधर होता है वाई अक्ष, इसे बोलते हैं हम वाई डैश, और इधर हमारा होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के दोनों तरफ संख्या होती हैं 1 2 3 4 5। इधर संख्या हमारी प्लस में होती हैं और इधर संख्याएं हमारी जो होती हैं वो निगेटिव में होती हैं, -1 -2 -3 -4 -5। इधर माइनस में संख्या होती हैं। इसी प्रकार ऊपर की तरफ वाई अक्ष पे चलते हैं तो हमें संख्याएं प्लस में मिलेंगी, 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ती जाएंगी, और नीचे की तरफ संख्या लेंगे वो हमारी निगेटिव में होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे हमने देखा कि अगर हम मूल बिंदु पर खड़े हो जाएं तो हम देखते हैं कि अगर हम इधर की तरफ थोड़ा चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो मान है वो प्लस में होगा, इधर चलेंगे तो हमारा जो मान नेगेटिव में होगा, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमें पॉजिटिव मान मिलता है, और नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें नेगेटिव में मान मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इधर जो दूरियां हमेशा प्लस में नापी जाती हैं, इधर नेगेटिव में। इसी प्रकार दूरियां नापने के कुछ नियम होते हैं, उनको हम यहां पर आपको समझा देते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को आप इस समय ऐसे मान चलो कि ये हमारा एक्स अक्ष है। आपको केवल यही मानना है कि ये हमारा एक्स अक्ष है। तो अगर कोई दर्पण यहां बीच में है, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल हो, कोई भी हो, हम शुरुआत करते हैं अवतल दर्पण से। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण। तो इस तरह हम देखते हैं जहां पर ये कट रहा है, एक दूसरे को ये काट रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हो जाएगा ध्रुव, इसे बोलते हैं ध्रुव P। अगर हम इस ध्रुव P के एक्स अक्ष के जस्ट लंबवत, ठीक लंबवत एक रेखा और खींच दें, इस प्रकार से हम यहां पर एक रेखा और खींचेंगे, तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा काम करेगा वाई अक्ष का। ठीक इस प्रकार यहां पर हम सब थोड़ा मान लेते हैं कि ये हमारे एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो इधर की जो दूरियां होंगी तो ये हमारी प्लस में होंगी, बिल्कुल होंगी, क्यों यहां प्लस में है तो ये प्लस में होंगी। इधर वाली दूरियां हमारी माइनस में होंगी, और दूरियां आगे काफी दूर तक बढ़ सकती हैं, क्यों इधर जो रेखा होती है ये भी अनंत तक होती है प्लस में,
ये भी अनंत तक है, इधर भी दूरियां आपकी अनंत में जाएंगी और इधर भी दूरियां आपकी अनंत तक जाती हैं। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, इसी प्रकार कोई वस्तु अगर इधर रखी जाती है, अगर कोई वस्तु तुम्हारी इधर रखी जाएगी तो दूरियां को हमेशा कहां से नापते हैं? मूल बिंदु से। ये हमारा मूल बिंदु है। अगर हम आपसे कहें कि -5 एक्स अक्ष किधर है तो आप कहोगे -5 एक्स अक्ष इधर है, ये वाला पॉइंट है। इसी प्रकार अगर यहां पर कोई वस्तु रखी होगी तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु हमारे दर्पण के सामने इतनी दूरी पर है, तो ये दूरी हमारी नेगेटिव में आएगी। समझ में आ गया ना? तो ये दूरी हमारी किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि अगर कोई वस्तु हमारी इधर रखी हुई है, सामने इधर रखी हुई है, अगर यहां से यहां तक की दूरी सपोज करते हैं हमारी ये दूरी बैठती है लगभग मान लो 20 सेंटीमीटर, हमने मान ली ये दूरी हमारी क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो आप इस दूरी को लिखोगे 20 माइनस के 20 सेंटीमीटर। अगर इधर कोई दूरी बैठती है आपकी 15 सेंटीमीटर, मान लो यहां पर किसी इस वस्तु का प्रतिबिंब मान लो यहां बन रहा हो, वैसे यहां ऐसा होता नहीं है, इसमें नहीं बनेगा, ऊपर ही बनेगा। मान चलो अगर हमें ये वाली दूरी नापनी है यहां से यहां तक की, अगर ये यहां पर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो ये दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो इस दूरी का मान देखा जाएगा चिन्ह सहित, तो इसका मान 15 सेंटीमीटर धनात्मक ही होगा, प्लस में ही होगा। इसी प्रकार ऊपर की ओर नापी गई दूरियां हमारी धनात्मक रहेंगी और नीचे की ओर नापे जाने वाली दूरियां हमारी क्या होंगी? वो ऋणात्मक हो जाएंगी। तो ये हमारी कहती है चिन्ह प्रॉपर्टी। आइए हम यहां पर एक डायग्राम बना के आपको समझा देते हैं। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण और मान लो ये हमारा इसका फोकस हुआ, ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। वस्तु यहां पर रखी हुई है तो इस वस्तु का बनाते हैं किरणारेख। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जब आप वापस आती है, ये आप लोग जानते ही होंगे, जो आपको 3 नियम कराए थे उनमें से पहला वाला नियम है। दूसरा नियम लेते हैं यहां पर कि इसके फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? यहां। इस प्रकार इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनता है। अगर हमारी वस्तु O डैश है और हमारा जो प्रतिबिंब है वो I डैश है और यहां से यहां तक की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी को U कहते हैं। क्या कहते हैं? U। इसको U से प्रदर्शित करते हैं और दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसको V मानते हैं, उसे हम क्या मानते हैं? V। और दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, ना कि दर्पण से। ये जो ध्रुव है इस दूरी के बराबर, क्योंकि ये अक्ष है, इस अक्ष की दूरी होती है वही मान होता है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं तो U का मान किसमें मिलेगा? हमें ऋणात्मक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। U का मान होगा वो ऋणात्मक होगा। V का मान देखो इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, इसलिए इसमें जो V का मान है वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। V का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। तो ये V का मान इसमें क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब बात आती है फोकस वाली। तो इसका दर्पण का फोकस इधर है, इसका फोकस किधर है? इधर। अब आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सारी की सारी दूरियां हैं सब इसी अक्ष पर हैं, -x अक्ष के अनुसार काम कर रही हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं तो ये सब दूरियां -x अक्ष के अनुसार हैं, तो इसमें f का मान भी माइनस में ही होगा। f हमारी क्या है? फोकस दूरी है। इस प्रकार हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण में इधर बनने वाला प्रतिबिंब, इधर वस्तु रखी हो, इधर ही प्रतिबिंब बन रहे हों, तो सारी की सारी दूरियां ऋणात्मक दी जाएंगी। इनको और अच्छे समझने के लिए हम एक सवाल कराएंगे, उसमें आप लोगों को बता देंगे। तो चिन्ह प्रॉपर्टियों को आपको ध्यान रखना है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। अगर हम यहाँ पर वस्तु की लंबाई ले लें O डैश, तो ये दूरी हमारी किस में होगी? नेगेटिव रहेगी। प्रतिबिंब की लंबाई ले लें, प्रतिबिंब की, और सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर दूरियों को ले रहे हैं तो ये बाई अक्ष का काम कर रही है, क्योंकि ये दूरी ऊपर की ओर नापी जा रही है।
तो y अक्ष का काम कर रही है, तो ये दूरियां हमारी यहाँ धनात्मक होंगी। कैसी होंगी? धनात्मक। और प्रतिबिंब की लंबाई की हम बात करें, वो x अक्ष के नीचे की ओर, यानी कि माइनस वाई के मान के सापेक्ष है, y डैश यानी नेगेटिव में है, तो आई डैश का मान क्या होगा? वो नेगेटिव में रखा जाएगा। अगर आई डैश का मान नेगेटिव में आता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात उल्टे प्रतिबिंब होते हैं उनकी दूरियां नेगेटिव में आती हैं, और जो हमारे सीधे प्रतिबिंब होते हैं उनकी दूरियां पॉजिटिव आती हैं। ये दर्पणों में नहीं, ये नियम आपके लेंसों में भी काम करेंगे। जैसे अगले वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे आगे चल के कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल लेंस द्वारा, तो वहां पर भी ये दूरियां नापने चिन्ह प्रॉपर्टी ठीक उसी प्रकार काम करेंगे जैसे यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको उसमें कोई परेशानी है तो एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। आप लोगों को इसकी बजाय इस पर ध्यान देना है। अगर यहाँ पर कोई दर्पण है, चाहे ये आपका अवतल हो गया, अगर आपका उत्तल दर्पण होता तो फर्क इतना है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस इधर होता है, वक्रता केंद्र आपका इधर होता है, तो यहाँ पर वस्तु यहाँ रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब सदैव कहां बनता है? यहीं पर इधर बनता है। तो जब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? सपोज करते हैं इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, ये वस्तु रखी हुई है, समांतर गई, फोकस से वापस लौट जाएगी, और दूसरे प्रतिबिंब डालेंगे, वक्रता केंद्र पर डालेंगे किरण को, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो u का मान है ये, तो u का मान आपका प्लस में है, सॉरी माइनस में है, क्यों? इधर वाला मान तो नेगेटिव होगा ना, इधर वाला मान, क्यों? इस वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है, इसलिए v का मान देखा जाए, अगर v के मान की बात करें तो प्लस में आएगा। और इस समय जो फोकस है f का मान इधर नप रहा है, यानी प्लस के x अक्ष सापेक्ष, तो f का मान किस में होगा? प्लस में होगा। चिन्ह प्रॉपर्टी यही कहती है। और इसमें जो o डैश है, o डैश, ये आपका धनात्मक है। अब हम बात करते हैं आई डैश की, आई डैश यानी प्रतिबिंब की लंबाई, तो आई डैश का मान होगा वो भी आपका धनात्मक ही होगा। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि आवासीय प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो धनात्मक है, इधर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है हमारा तो ऋणात्मक है। तो चिन्ह प्रॉपर्टी में यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि u और v के मान को एक बात और देख लेते हैं। सवालों में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं, दोनों को थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं। u का मान यहाँ भी धनात्मक ऋणात्मक है, u का मान यहाँ भी ऋणात्मक है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करने जाओ, सवाल करने बैठो, तो वहां पर अगर सवाल में ये लिखा हुआ हो कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर या 20 या 30 इतनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है, तो आप लोगों को वहां पर इतना पड़ेगा कि u का मान -10, जो भी दूरी हो 10-15 माइनस के 15 सेंटीमीटर, यानी दोनों प्रकार के दर्पणों में हम u का मान कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, तो u का मान सदैव नेगेटिव होगा, चाहे दर्पण आपका अवतल हो चाहे दर्पण आपका उत्तल हो। अब हम बात करते हैं फोकस वाली। तो फोकस में हम देख रहे हैं कि इसका जो फोकस है इधर होता है, क्योंकि इसका फोकस किधर है? इधर, तो इसकी फोकस दूरी इधर नापी जा रही है। तो f का मान कैसा है? नेगेटिव, सदैव नेगेटिव। ये वाले मान सदैव, ये भी आपका सदैव नेगेटिव, और यहाँ पर f का मान आपका सदैव नेगेटिव रहेगा हमेशा, तो इसका मान सदैव पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इसका जो फोकस है वो दाईं ओर है। इसके हिसाब से देखा जाए तो धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष है, तो यहाँ पर इसका जो मान है f का मान, ये आपका सदैव कैसा होगा? धनात्मक यानी पॉजिटिव मिलेगा। अब हम बात करते हैं v के मान की। तो v के मान में अगर वस्तु का प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो v का मान नेगेटिव होगा। इस बात को निर्भर करेगा केवल इस दर्पण में कि ये वस्तु हमारी कहां रखी हुई है। v का मान प्लस में आएगा,
केवल एक स्थिति में v का मान यहाँ प्लस होगा। कौन सी स्थिति होगा? जब वस्तु को, आपको इसका जो याद होगा डायग्राम नंबर 6, चाहो तो आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो आप पार्ट 3 में मिल जाएगा तुम्हें, उसमें जाकर देखना। डायग्राम नंबर 6 जो लास्ट वाला डायग्राम है, वहां पर हमने वस्तु को फोकस और ध्रुव, जो ध्रुव P है ये फोकस है, इन दोनों के बीच में यहाँ रखा था। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनाता, दर्पण के पीछे बनाता। तो उस स्थिति में v का मान धनात्मक होगा, नहीं तो v का मान सदैव ऋणात्मक रहेगा। तो यहां पर हम सदैव नहीं लिख सकते, लेकिन यहां पर सदैव लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर दर्पण में हमेशा वस्तु के प्रतिबिंब पीछे ही बनते हैं। तो जब कभी उत्तर दर्पण का सवाल आ जाए तो उसमें इन चिन्हों को ध्यान रखना। आप चिन्ह प्रपाटी ध्यान रखो, ये ऑटोमेटिकल आपको याद हो जाएगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो आपकी समझ में जो कुछ था चिन्ह प्रपाटी का समझ में सब आ चुका है। जब कभी भी आप सवाल करने बैठोगे तो चिन्ह प्रपाटी का हमेशा ध्यान रखना। आप चाहो तो इनको अपने भाषा में समझ सकते हो या इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं आगे वाला टॉपिक लेके चलते हैं, रेखीय आवर्धन। हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा आपको किताब में मिल जाएगी। रेखीय आवर्धन में उसमें एक परिभाषा लिखी हुई है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन ऐसे, इसका मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। ये हमारा अवतल दर्पण हुआ F, ये C, वस्तु को मैंने यहां रखा, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब आप लोगों को पता ही है यहां बना। इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना? यहां पर बना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है और वस्तु की लंबाई यानी O डैश I डैश, तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो यहां पर रेखीय आवर्धन m का जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बन जाएगा, देखो ये लंबाई मान किस में है? प्रतिबिंब लंबाई मान I डैश बट्टे O डैश। तो अब देखो बात करते हैं, अगर इसको मैं फॉर्मूले को अगर मैं u और v के मान में चेंज कर दें तो हमें यहां से मिल जाएगा माइनस के v अपॉन u, माइनस v अपॉन u मिल जाएगा। इसको देखो तुम्हारे सिलेबस में इसको प्रूव करना नहीं है, आप लोगों को केवल इतना लिखना है बस। क्योंकि इसमें कार्य क्या है कि जब ये दूर ऊपर की धनात्मक है, नीचे क्या है ऋणात्मक, तो यहाँ पर जो मान है नेगेटिव में मिल जाएगा और समरूप त्रिभुजों की सहायता से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन यहाँ ये होता है, ध्यान रखना। ये चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह पे आपको कोई ज्यादा गौर नहीं करना है। जब कभी भी आप u और v के मान रखें वो आपको चिन्ह सहित ही रखने हैं। इस चिन्ह को है उसको बना रहने देना है। जब कभी भी आप सवाल करो तो वहां पर आपको चिन्ह रखने होंगे, तब पता चलेगा कि इसका रेखीय आवर्धन धनात्मक है या ऋणात्मक। यहां पर दो कंडीशन लिख लेती हैं। यदि m का मान 1 है, अगर m का मान 1 आता है तो प्रतिबिंब और वस्तु दोनों कैसे होंगे? बराबर, यानी वस्तु की जो लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होगी। अगर आपका m का मान 1 से बड़ा आता है, अगर m का मान 1 से बड़ा आता है तो सीधी बात है जो वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई, और वो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई से छोटी होगी।
प्रतिबिंब की लंबाई से छोटी होगी, यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा। और जब प्रतिबिंब बड़ा होगा तो उसका मान ऊपर आएगा, ऊपर मान आएगा तो भाग देंगे तो ऊपर संख्या बड़ी हो जाएगी और नीचे संख्या हमारी छोटी रह जाएगी, तो भाग देंगे तो मान 1 से ज्यादा आएगा। अगर m का मान 1 से कम है, अगर m का मान 1 से कम है तो आपकी जो वस्तु है, जो वस्तु की लंबाई है वो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई से बढ़ जाएगी, बड़ी होगी प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहां पर हम देख सकते हैं, देखिए आवर्धन में ये ध्यान रखना है, अगर इसमें कोई चिन्ह भी आता है, अगर इसमें चिन्ह कोई प्लस में आता है, नेगेटिव में आता है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर यहाँ पर साथ साथ कोई चिन्ह भी आता है, अगर इसमें चिन्ह प्लस का एक आता, सो सीधी बात है कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वो सीधा बनेगा, मांस में आ जाएगा तो उल्टा बनेगा। तो इस तरह से आज हमने आपको चिन्ह प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक था वो करा दे, क्लियर किया, और रेखीय आवर्धन को क्लियर किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अगला वाला टॉपिक क्या है, उसे कराते हैं। तो आप लोगों इसको समझ गए अच्छी तरह से। अब हम बात करने वाले हैं दर्पणों के कुछ उपयोगों के बारे में। तो आपने अब तक 3 प्रकार के दर्पण पढ़ लिए कुल मिलाकर के, लेकिन दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं इनके दर्पणों के उपयोग। तो अब इनके उपयोग हम देखते हैं कि इनका उपयोग क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। तो दर्पणों का उपयोग, दर्पणों के उपयोग आप लोग किताब से पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ टॉपिक आपको बता देता हूं उसमें क्या क्या होता है, किताब में दिए हुए हैं। अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग हम देखा जाए तो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उनमें किया जाता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है आपने देखी होंगी, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है कुछ इस आकार की बनाई जाती हैं, ऐसे करके कुछ इस तरह की बनी होती है हेडलाइटें गाड़ी की। जैसे टॉर्च होती है, तो यहाँ पर जो बल्ब लगा होता है, ये बल्ब यहाँ पर किरणें यहाँ से जाती है, फोकस पे बल्ब होता है, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें इससे टकराने पश्चात क्या होती है, ये समांतर हो जाती हैं। इसलिए दर्पण का उपयोग हम क्या करते हैं, लाइटों में, टॉर्चों में करते हैं। टॉर्चों में देखो, इसलिए इसमें जो बल्ब लगा होता है फोकस पे होता है, तो लाइट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं। इस दर्पण का उपयोग शेविंग बनाने में करते हैं। शेविंग के लिए पास में लेके आते हैं, इससे फायदा क्या मिलता है, इसमें हमारा चेहरा होता है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए इसका प्रयोग शेविंग करने में भी करते हैं। और बात करें उत्तर दर्पण की, तो उत्तर दर्पण के इनका मुख्य उपयोग देखा गया होगा कि जो गाड़ियां होती हैं उनके पीछे के साइड मिरर होते हैं, उनमें देखने करते हैं ताकि पीछे से आने वाला कोई वाहन तो वो उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में देखा जा सके। अगर उसकी जगह हमने अवतल दर्पण लगा दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों कि अवतल दर्पण में जैसे जैसे गाड़ियां आगे पीछे आगे होती रहेंगी तो उस समय प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है। आपने देखा होगा कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियां खड़ी हो जाती हैं, इसलिए हम उसमें किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, ताकि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उसमें आ सके। बहुत सी जगह समतल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन समतल दर्पण में हमारा चेहरा जितने बड़े हम होते हैं उतना ही बड़ा उसमें दिखाई देता है, तो उसमें समस्या ये हो जाएगी कि पीछे आने वाला पूरा का पूरा वाहन उस दर्पण में पूरा दिखाई नहीं देगा और अनुमान हम नहीं लगा पाएंगे कि पीछे वाला जो आने वाला वाहन है कितनी दूरी पर है। और अवतल दर्पण का प्रयोग मरकरी लाइट में किया जाता है। आपने सड़क के किनारे आपने लट्ठे देखे होंगे खड़े हुए, इनमें मरकरी लाइट होती है, तो मरकरी लाइट कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की लगाई जाती है ताकि इसमें जो बल्ब होता है इससे टकराने के पश्चात प्रकाश को वो फैला सके। तो इस तरह ये हमारा प्रकाश होता है अपसारित। तो सड़क के किनारे जो लाइट लगी होती है वो इस तरह की लगी होती है ताकि इधर से सड़कों पर लाइट फैल जाए, तो मरकरी लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज बस इतना ही है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। कल अगली वीडियो में हम आपको यूवीएफ में संबंध बताएंगे और कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे उनसे संबंधित। बस आज के लिए इतना ही काफी है। जो बच्चे नए हैं इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें
ताकि हमारे जितने वीडियो अपलोड होते हैं उनकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। और आप लोग जानते हैं कोरोना से बचने के लिए आप लोगों को घर पर ही रहना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज आप लोग बाहर मत जाइए, क्योंकि ये हमारे भारत देश के लिए बहुत बड़ी समस्या, क्या पूरे विश्व के लिए ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ये एक ऐसी विश्व युद्ध वाली स्थिति खड़ी हो गई है। अगर हम लोग जितना हो सके घर पर रहें और घर पर बैठ के पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे, आप लोग घर पर ही रहें और सेफ रहोगे। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।